नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। तौर पर गर्मी के मौसम में पशुओं के लिए हरे चारे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे सालों भर कम समय में हरा चारा उगाया जा सकता है, जिसे खाकर पशु 15 से 20% तक ज्यादा दूध देने लगेंगे। इस तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसे अपनाकर कम लागत में पौष्टिक हरा चारा तैयार किया जा सकता है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। भारत दुनिया में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता है। ऐसे में पशुओं के लिए हरा चारे का प्रबंध करना काफी चुनौतीपूर्ण काम है, खासकर उन इलाकों में जहां पानी की उपलब्धता और मिट्टी का उपजाऊपन कम है। इस बार प्रदेश का अधिकांश रकबा सूखे की चपेट में है। इन जगहों पर पशुपालन कर आजीविका चलाने वाले लोगों के सामने पशुओं के लिए हरे चारा उगाना काफी महंगा साबित हो रहा है। लेकिन अब देश में आधुनिक विधि से हरा चारा उत्पादन की तकनीकों का प्रचलन शुरू हुआ है। यह हमारे यहाँ कोई नई शुरुआत नहीं है। इसके लिए वैज्ञानिक पिछले कई वर्षों से सतत प्रयास कर रहे हैं। इस आधुनिक विधि का नाम हाइड्रोपोनिक विधि है। केवल पानी में या बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित वातावरण और जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स में पौधों और चारे वाली फसलों को नियंत्रित परिस्थितियों में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर लगभग 80 से 85% आर्द्रता में उगाया जाता है। इस विधि से चारा उगाने के लिए एक कमरे की जरूरत होती है, जिसमें आर्द्रता और तापमान में बदलाव किया जा सकता हो। इस विधि से हरे चारे को तैयार करने के लिए सबसे पहले मक्का, ज्वार व बाजरा के दानों को 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखा जाता है। इसके बाद जूट के बोरे में ढककर अंकुरण के लिए रखा जाता है। इस विधि के तहत प्लास्टिक की एक ट्रे में, जिनकी माप 2 फीट गुणा 1.5 फीट गुणा 3 इंच होती है, अंकुरण निकलने के बाद इसे ट्रे में बराबर मात्रा में फैलाया जाता है। प्रत्येक ट्रे में 1 किलो सूखे बीज रखते हैं। प्रारंभ में जमे बीजों पर लगातार पानी का छिड़काव करते हैं। चौथे से 10वें दिन तक इसमें वृद्धि होती है। इस दौरान ट्रे में 7 दिनों तक फव्वारे के द्वारा दिन में 8 से 10 बार सिंचाई की जाती है। 10वें दिन एक ट्रे में लगभग 8 से 10 किलो तक हरा चारा तैयार हो जाता है। चारे की हाइट भी 6 से 8 इंच तक हो जाती है। इस विधि से तैयार चारे को 15 से 20 किलो तक दूध देने वाले पशुओं को खिलाया जा सकता है। पशुओं को खिलाने से दूध उत्पादन में 15 से 20% तक की वृद्धि के साथ ही दूध में वसा की 10 से 15% बढ़ोतरी होती है। इस विधि से चारा उगाना काफी आसान है। किसानों को केवल चारा उगाने के लिए बीज, ट्रे और ट्रे को रखने के लिए रैकों को बनाने की जरूरत पड़ती है। साथ ही एक कमरा जिसमें इन रैकों को रखा जाता है। कमरे में आमतौर पर तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वैसे चारे के प्रकार पर भी ये निर्भर करता है। उसी प्रकार कमरे में 80 से 85% आर्द्रता बनाए रखना चाहिए। अगर आर्द्रता अधिक होगी तो पौधे गलने लगेंगे और कम होगी तो पौधों की बढ़वार रुक जाएगी। अब आइए
एक नजर डालते हैं इस विधि द्वारा चारा उगाने के लाभों पर। तो इस विधि द्वारा पानी की बचत होती है, साथ ही किसान कम मेहनत में पशुओं के लिए हरा चारे का उत्पादन कर सकता है। जहां वर्षा बहुत कम होती है, ऐसी जगहों पर यह विधि काफी हद तक कारगर साबित हुई है। हरा चारा दूध में पोषकता बढ़ाने के लिए उपयोगी है, जिसके द्वारा दूध में असंतृप्त वसा, वसीय अम्लों, विटामिन्स की मात्रा बढ़ती है। इस तकनीक से गेहूं जैसे अनाजों की पौध 7 से 8 दिन में तैयार हो सकती है, जबकि सामान्यतः इनकी पौध तैयार होने में 28 से 30 दिन लगते हैं। मक्के से तैयार किए गए हाइड्रोपोनिक्स चारे से संबंधित प्रयोगों में पाया गया है कि परंपरागत हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 10.70% होती है, जबकि हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड प्रोटीन 13.6% होती है। लेकिन परंपरागत हरे चारे की अपेक्षा हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में क्रूड फाइबर कम होता है। हाइड्रोपोनिक्स हरे चारे में अधिक ऊर्जा, विटामिन और अधिक दूध का उत्पादन होता है और उनकी प्रजनन क्षमता में भी सुधार होता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। खेती बाड़ी के क्षेत्र में पिछले कुछ समय में जिस शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है जीरो बजट खेती। जीरो बजट या शून्य लागत खेती ये कृषि की एक ऐसी विधा है जिसमें बेहद ही कम लागत में फसलों की खेती की जाती है। इसमें रसायनों का प्रयोग ना के बराबर ही होता है और उत्पादन भी काफी अच्छा मिलता है। लेकिन इस विधि से खेती करने के कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें अपनाना जरूरी है, और इस बारे में बता रहे हैं जिला मोतिहारी के उद्यान पदाधिकारी डॉक्टर रणधीर भारद्वाज। जीरो बजट खेती यानी ऐसी खेती जिसमें सब कुछ प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होता है। आजकल किसानों के बीच इसे काफी पसंद किया जा रहा है। इस तरह की खेती में कीटनाशक, रासायनिक खाद और हाइब्रिड बीज किसी भी आधुनिक उपाय का इस्तेमाल नहीं होता है या बहुत कम उपयोग होता है। यह खेती पूरी तरह प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। इस तकनीक में किसान भरपूर फसल उगाकर लाभ कमा रहे हैं, इसलिए इसे जीरो बजट खेती का नाम दिया गया है। देखिए, जीरो बजट जो प्राकृतिक खेती है, इसके जो मतलब सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि सुभाष पालेकर जी के सिद्धांत पर यह खेती जीरो बजट प्राकृतिक खेती की जा रही है और इसको नीति आयोग ने भी अपनाया है। नीति आयोग ने सहमति प्रदान की है। तो यह एक अत्यंत लाभकारी, प्रदूषण मुक्त तथा टिकाऊ खेती का तकनीक है। जीरो बजट जो प्राकृतिक खेती है, इसमें जो मुख्य घटक है वह है कि देसी गाय के गोबर एवं गोमूत्र पर यह आधारित जीरो बजट खेती है। इसमें जो देसी गाय से कुछ गोबर और गोमूत्र से 2-3 चीज बनाई जाती है, जैसे जीवामृत है, तो जीवामृत है और बीजामृत है। ये दोनों चीज जो बनते हैं, यह दोनों काफ़ी ही लाभकारी है। खेतों में इसका जब उपयोग हम करते हैं तो जीवामृत का हम लोग खेतों में जब उपयोग करते हैं तो महीना में खेत में कम से कम 2 बार उसको डालना चाहिए।
जीवामृत बनाने के लिए 10 किलोग्राम गोबर, 200 लीटर पानी, 5 से 10 लीटर गोमूत्र, 1 किलो बेसन व 1 किलो गुड़ की जरूरत होती है। इन सभी चीजों को 2 दिनों तक सड़ाने के बाद जीवामृत का घोल प्राप्त होता है, जिसका प्रयोग विभिन्न फसलों में कर सकते हैं। यह जीवामृत पूरा देसी गाय के गोबर और गोमूत्र से ही तैयार किया जाता है और इसके प्रयोग से जो खेतों में जो सूक्ष्म जीवी है उसकी जो गतिविधि बढ़ती है और जो मृदा की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़ती है, इसलिए इसको जीवामृत कहा जाता है। दूसरा जो कंपोनेंट है वह बीजामृत है। बीजामृत है, यह बीज को हम लोग उपचारित करते हैं इस बीजामृत से। इसमें गोमूत्र का उपयोग किया जाता है और ये जो बीजामृत है, यह बीज को जब हम उपचारित करते हैं तो हमारा जो बीज है वह काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग होता है, सुदृढ़ होता है, काफ़ी गुणवत्ता युक्त होता है और जो भविष्य में जो उसमें बीमारियां लगती है, जो कीट लगती है, उससे हम सुरक्षित होते हैं और हमारा जो खाद्यान्न का जो उत्पादन है वह भी अधिक होता है। दूसरी है कि इसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, वह है कि जैसे जमीन में जो देसी केचुआ है, क्योंकि देसी जो केचुआ होता है उसको हम लोग किसानों का हल कहते हैं। भूमि में दिन रात करोड़ों छिद्र कर देशी केंचुआ निरंतर भूमि को उर्वरा एवं मुलायम बनाता है, जिससे बरसात के समय में वर्षा का जल भूमि में संचित होता रहता है। बुआई या रोपाई से पूर्व बीज शोधन के लिए देसी गाय के गोबर, गौमूत्र, चूना, मिट्टी को मिलाकर बनने वाले बीजामृत के प्रयोग से फसलों को बीमारियां नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न पौधे जैसे तुलसी, नीम, धतूरा, मदार, शरीफा, आम, करंज, अमरूद, लहसुन, मिर्च और तंबाकू आदि को मिलाकर कीटनाशक बनाया जा सकता है। किसान इसको धान, गेहूं, गन्ना, सब्जियों आदि फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो खेती करने के लिए जब हम खाद और कीटनाशी खरीदने की ज़रूरत भी कम पड़ती है। इसका एक बहुत बड़ा जो कंपोनेंट है वह यह है कि सॉइल मल्चिंग, स्ट्रॉ मल्चिंग है और एक लाइव मल्चिंग है। तो ये जो 3 प्रकार के जो मल्चिंग है, इससे मिट्टी की जो गुणवत्ता बनी रहती है और इसका जो जल धारण क्षमता है वह भी बरकरार रहता है। और इसमें जो जैसे लाइव मल्चिंग है, यह है कि जो किसान जैसे खेतों में हम फसल लगाते हैं तो जो सनलाइट की जो व्यवस्था है उसको हम मेंटेन करते हैं। तो इसका जो बेनिफिट्स है, जो जीरो बजट प्राकृतिक खेती किसानों को अपनाना चाहिए, इसलिए अपनाना चाहिए कि इसके बेनिफिट्स है, इसमें कम लागत होता है और जमीन के लिए काफ़ी उपयोगी और फायदेमंद है और इसमें जो आय है वो अधिक होता है और इसका जो प्रोडक्शन भी है वह अधिक होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जीरो बजट प्राकृतिक खेती किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद है और किसानों को इसको निश्चित रूप से अपनाना चाहिए ताकि कम लागत में, कम श्रम में अधिक से अधिक हम उत्पादन करके अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं विरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले कुछ दिनों तक आकाश लगभग साफ रहेगा तथा दिन के तापमान में
हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस समय किसान हल्दी, अदरक और ओल की खेती कर सकते हैं। इसके लिए अदरक की उन्नत किस्म है वर्धमान, सुरुचि, सुप्रभा, नदिया इत्यादि। इसी प्रकार हल्दी की उन्नत किस्म है राजेंद्र सोनिया तथा ओल की उन्नत किस्में हैं गजेंद्र, विधान, कुसुम, श्री पद्मा इत्यादि। किसान भाई इनमें से किसी भी किस्म का चुनाव कर इन फसलों की खेती कर सकते हैं। इस समय मूंग की फसल में निराई गुड़ाई अवश्य करें, जिससे मिट्टी में नमी अधिक दिनों तक संचित रह सके। समय से बोई गई मूंग की फसल में पुष्पन आने लगे हैं और वह मुरझाकर गिर रहे हैं, तो इसका कारण थ्रिप्स कीट हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए प्रोफेनोफास 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर शाम के समय मौसम साफ रहने पर छिड़काव करें। इसी प्रकार चावल के खेत में जल जमाव बनाए रखें। इसके लिए मेड़ों को दुरुस्त रखें और यदि खरपतवारों का प्रकोप अधिक हो रहा हो तो इसे अविलंब नियंत्रित करें। प्रदेश के जिन किसान भाइयों की गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है, वे काटी गई फसल को धूप में अच्छी तरह से सुखाने के बाद थ्रेशिंग का काम करें और अनाज को भंडारण के पूर्व अच्छी तरह से सुखाकर ही भंडारित करें। जो किसान अभी तक गेहूं की कटाई नहीं कर पाए हैं, वे जल्दी से जल्दी इसकी कटाई का काम करें, अन्यथा इसके दाने खेत में ही झड़ने लगेंगे, जिससे किसानों को नुकसान होगा। मिट्टी की उर्वर शक्ति बढ़ाने के लिए इस समय हरी खाद वाली फसलें जैसे ढैंचा, सनई, लोबिया आदि की बुआई करें। जिन किसानों ने लत्तर वाली सब्जी लगा रखी है, उनमें अभी लाल रंग कीट का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए निमेरीन, निमेटीन या निमेसिडीन आदि दवा का प्रयोग करें। यदि कीट का प्रकोप अधिक होता हो तो क्लोरपाइरिफास कीटनाशी दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करें। बैगन की फसल में फल और तना छेदक कीट का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए फेरोमोन ट्रैप लगवाकर रासायनिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में पालतू जानवरों को धूप से बचाकर रखें तथा जानवरों के घर की खिड़कियों पर जूट के बोरे टांग दें और उन पर पानी का छिड़काव करें, ताकि पशुशाला में ठंडी हवा प्रवेश कर सके। साथ ही पशुओं को स्वच्छ एवं ताजा पानी पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए उपलब्ध कराएं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव दिनारा, जिला रोहतास के रंजन सिंह ने। आपने हरी खादों की खेती के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हरी खाद है क्या? हरी खाद जो है कि कुछ जो हमारे जो लहनी फसल है जिसका हमने बताया, उसको हम लोग जो है खेतों में लगा के इसको फिर हम खेत में ही जो है जब कुछ बड़ा हो जाता है तो हम उसको खेत में ही पलट देते हैं और उससे जो खाद तैयार होता है उसको हम हरी खाद कहते हैं। किसान भाई हरी खाद के लिए हम लोग कुछ प्रमुख जो है दलहनी फसल जो है उसको ही उपयोग करते हैं। उसमें खास करके जो है आपको सनई, ढैंचा, ग्वार, लोबिया और कुछ जो है हम लोग जो है मूंग और उड़द का भी उपयोग करते हैं। हरी खाद के लिए ढैंचा, सनई और मूंग की बुवाई खेत की उपलब्धता के आधार पर अप्रैल से जून तक कर सकते हैं, जिसमें 45 से 55 दिन बाद मानसून आने पर इसकी आसानी से पलटाई की जा सके। हरी खाद के लिए इसकी खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। इसमें मुख्य रूप से जो हम बात करते हैं कि जो सनई का जो बात किया, तो सनई उस जगह लगाया जाता है जहाँ पर वर्षा जो है अधिक होती है, जहाँ पानी का अभाव नहीं होता है, तो वहाँ पर हम सनई का उपयोग करते हैं हरी खाद के रूप में। लेकिन ढैंचा जो है जहाँ पर हमारी वर्षा कम होती है, जहाँ हमारा सूखा का प्रकोप होता है, वहाँ पर जो अगर हम ढैंचा का प्रयोग करते हैं तो हम जो है ढैंचा को लगा के हम हरी खाद तैयार करते हैं। और वैसे ग्वार जो है, ग्वार का जो हम लोग जो है जैसे बलुई भूमि में जो है हम लोग जहाँ उपयोग होता है, जहाँ बलुई भूमि हो वहाँ ग्वार लगा के भी हम लोग हरी खाद तैयार करते हैं। लोबिया के लिए अक्सर देखा गया है कि जहाँ का खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था होती है वहाँ आप लोबिया लगाएं। खेत की एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करके 2 बार कल्टीवेटर से जुताई की आवश्यकता पड़ती है। जहां तक इसकी प्रजातियों की बात आती है तो इसके लिए हिसार ढैंचा 1, हिसार ढैंचा 2, पंत ढैंचा 1 और पंत ढैंचा 2
सनई के लिए उन्नत प्रजातियों में K12 और SJ 67.42 तथा मूंग की उन्नत किस्में SML 67 आदि प्रजातियों का चयन कर बुवाई के लिए ढांचा का बीज 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सनई का बीज 75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है और मूंग का बीज 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। और मूंग और उड़द जो है ये आपको ग्रीष्मकालीन जो आपका फसल है, जो कि हम गर्मा फसल में भी उपयोग करते हैं, तो इसका हम जो है मार्च अप्रैल में जो है मार्च में हम बुआई कर देते हैं और एक फली तोड़ने के बाद हम इसको पूरे पौधा को जो है हम इसको खेत में गजार देते हैं या उसको मिट्टी पलटने वाले हल से जो है मिट्टी में मिला देते हैं, तो भी हरी खाद का काम करता है। और इस हैंचा जो है उसको लगाने के लिए हम लोग जो है प्रति हेक्टेयर जो है आपको 20 से 25 केजी बीज की आवश्यकता होती है। और इसके लिए जब जैसे ही हमारा जो गेहूं का भी कटाई हो जाएगा तो इसको अप्रैल महीना में आप इसको जो छिटकवा विधि से खेत में हल्की जुताई करके इसको डाल दें। और इसमें अगर अक्सर जो है जहां पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसमें कोई भी संस्क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है और ये जो है आप 40 से 50 दिन के अंदर का जो ढैंचा का जो पौधा होता है इसको ही हम खेत में जो है पलट देते हैं। तो इसमें काफ़ी मात्रा में 1 हेक्टेयर अगर आप ढैंचा लगाते हैं तो इसमें कम से कम 25 से 30 टन जो है आपको जो हरी खाद मिलता है। और उस हरी खाद से जो हमारा जो है जो रासायनिक उर्वरक जिसको हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कहते हैं तो वो भी हमको प्राप्त होता है। उसके साथ साथ और भी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व जो है इसमें विद्वान रहता है जो हमको मिट्टी में मिलता है। जहाँ तक पलटाई की बात आती है तो किसान भाइयों, जैसे ही आपके धान के रुपाई का समय आता है उससे लगभग 1 सप्ताह पहले आप पलटाई कर सकते हैं। पलटाई करते समय आपको थोड़ा सा यह ध्यान रखना होगा कि आप हैरो या रोटावेटर से पलटाई करें, जिससे कि पूरी तरह से फसल की जो पत्तियां व टहनियां हैं वह कटकर खेत में मिल जाए। इससे 86 से लगभग 106 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन की प्राप्ति होती है, जिससे किसान भाई यूरिया की बचत तो कर ही सकते हैं। इसके साथ ही फसल के हरे भाग से 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जीवांश पदार्थ भी प्राप्त होता है। अब ढैंचा या हरी खाद से फायदा क्या है? देखिए किसान भाई, हरी खाद जो है आज के युग में जो है, पहले तो हमारे किसान भाई पूर्वज में भी इसको बहुत तहत रूप से लगाते थे, बीच में इसकी प्रचलन कम हो गई थी, लेकिन सरकार, बिहार सरकार की तरफ से जो है हरी खाद योजना, जो हरी चादर योजना के तहत जो हम लोग ने सब्सिडी पे भी मूंग ढैंचा का दिया गया था और इससे काफ़ी लोग जो है फिर लगाने शुरू कर दिए। तीसरा फायदा क्या है कि जब आप जो है जिस खेत में आप हरी खाद के रूप में उपयोग करते हैं ढैंचा को, तो उस खेत में जो है खरपतवार की समस्या और रोग और व्याधि की समस्या का बहुत हद तक जो है निदान हो जाता है। उसमें कोई भी किसी प्रकार की खरपतवार जो आगामी नहीं उग पाता, क्योंकि वो सब सप्रेस्ड हो जाता है और वो उसमें खत्म हो जाता है। और उसमें जो है आपको जो है कीट और व्याधि का भी प्रकोप उस खेत में बहुत कम होता है। चौथा फायदा है कि जो खेत हमारा जो जितने भी हमने असंतुलित रसायन का प्रयोग किया है, जैसे यूरिया, DAP, पोटास और अन्य भी रसायन का जो प्रयोग, उसका दुष्प्रभाव हमारे भूमि में पड़ता है, जिससे या तो हमारे भूमि अम्लीय हो जाती है या क्षारीय हो जाती है। तो ऐसे स्थिति में भी जो हम अगर हमारी खाद ढैंचा को जो हम अगर लगाते हैं तो ये भूमि अम्लीय है तो उसको आप न्यूट्रल बना देता है, जो क्षारीय उसको भी अपने जिसका pH मान को जो है ये न्यूट्रल कर देता है, 6.5 तक ये ला देता है या जैसा ला बना देता है, जिसमें आप जो भूमि में आप आसानी से कोई भी फसल जो है इसको आप उगा सकते हैं। तो ये एक इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।